उसमें इश्यू हो गया जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो जो आप कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन नहीं किए, तो क्वेश्चन नंबर 2 2 के साथ वो क्वेश्चन आंसर का मिल रहा नहीं है उन्हें, वो क्वेश्चन कुछ और माँग रहा है, हम लोग सॉल्यूशन कुछ और कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं? हुँ, हम बोले आप। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं? सॉल्यूशन हम लोग जो किए हैं, वो क्वेश्चन में वो सही है, लेकिन वो हमको देख के आप वो क्वेश्चन 2 निकाले ना, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, हाँ। जी, आप क्वेश्चन हाँ, ये बताना था कि रोल ओवर रिलीफ क्यों अवेलेबल होता है हाँ, रोल ओवर और जी, 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 बिल्कुल सही बोले आप। रोल ओवर रिलीफ बताना था कि वो अवेलेबल होगा करंटली ग्रुप के अंदर, यानी उसकी सारी डिटेल बतानी थी। जी, और फिर बताना था कि जो मिनिमम अमाउंट आपने पॉइंट नंबर 1 के अंदर निकाली है, सही है। वो फ्रीहोल्ड फैक्ट्री के लिए क्या है, और फिर उसके मतलब उसके हिसाब से बताने कि यार उस पर डेफर्ड रोल ओवर रिलीफ अवेलेबल हो सकता है, अगर होता है कितना होता है, नहीं होता तो क्या इम्प्लीकेशन, मतलब दोनों बतानी है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये तो कह रहा है ना होगा, तो आप इसकी बात पे नहीं, तो नहीं मानोगे ना, आप नहीं, आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे वाकई बात हो सुनिए, सकता है या नहीं हो सकता। मेरे बात हाँ, सुनिए। हाँ। नॉर्मली हम लोग रोल ओवर रिलीव करते हैं जब हम लोग कोई नया लैंड एंड बिल्डिंग्स किनने से, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर जब हमने रोल ओवर रिलीव किए हैं ना, तो कोई कंपनी किनने पे, जैसे हाँ, सालास हाँ। को किने उसका कंपनी किनने से फिर रोल ओवर रिलीव, तो हम इसका आगे हमको कभी मिला नहीं ऐसा क्वेश्चन, समझे? हम इसी से बहुत परेशान थे, हम सोच रहे थे कैसे हुआ काफी। वो इस वजह से है ना, क्योंकि इसका क्या नाम है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है बुक से रोल ओवर, जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से है। खाली कैपिटल गेन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये ज़हन में रखना, कैपिटल गेन इंडिविजुअल का भी होता है, कंपनी का भी होता है। हाँ, ये हम याद आज रखना है। हम वो आज खोज रहे थे, लेकिन हमको मिला नहीं, समझे ना? जो रोल ओवर रिलीफ कंपनी का था, हम सोचे कंपनी में शायद एक ही काम करेगा, लैंड या बिल्डिंग सेल करेगा, हमको मिला नहीं था, समझे ना? हम खोजे थे कंपनी का। वो बुक का तो मैं नहीं बता सकता ना, मैं नोट्स में अपने बता सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़हन में रखना। आप थोड़ा एक काम इंडिविजुअल करिए को ना, भी जो वो अहमद भाई, हाँ, आप अपना थोड़ा नोट्स हमको शेयर कर सकते हैं क्या? हम तो देखते हैं वहाँ पे हाँ, आपका। ठीक है, कर दूँगा। मेरे ना काफ़ी ज़रूर कॉर्पोरेशन कर टैक्स दूँगा। में हम काफ़ी वीक है। जैसे कि आप यदि हमको बोले इनहेरिटेंस टैक्स, हम बोल देंगे, कैपिटल गेन, इनकम टैक्स, ये सब ठीक हाँ, है। लेकिन कोई इश्यू नहीं है। ज़रा शेयर करिएगा क्लास के क्योंकि बाद, ठीक है? हाँ, आपका ये क्योंकि ये क्वेश्चन सही ज़हन था, में आप जो अभी बोले ना, जो कंपनी हुँ, का भी एक रोल ओवर होता है, ये हमको पता नहीं था, समझे ना? हाँ, इसी से हम जब अच्छा कोई पूछे इश्यू ना, नहीं। हम ये ज़हन में रखना, ये जो सारे मतलब ये रोल ओवर हो गया, या वो क्या कहते हैं कैपिटल अलाउंसेस हो गए, या फिर लॉसेस हो गए, वो इंडिविजुअल के भी हैं और कंपनी कंपनी के भी हैं, बिल्कुल सही, ठीक ठीक है? है। अब जी, जैसे लॉसेस इंडिविजुअल में भी आते हैं, हाँ, जो ट्रेडिंग लॉसेस हैं, हाँ, वो कंपनी के भी लॉसेस हैं। जैसे वो हमने देखा था कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड वाला हाँ। सीन है, ठीक अच्छा, है? वो यहाँ से कब ये पर्सनल सोल ट्रेडर का भी ऐसे ही होता है ना? हाँ, सोल ट्रेडर का भी और कंपनी का भी है। मतलब सोल ट्रेडर तो एक इंडिविजुअल का हो गया ना, और कंपनी का भी है। फिर इसी तरह कैपिटल अलाउंसेस हैं, वो क इंडिविजुअल के लिए भी हैं, कंपनी के लिए भी हैं। फिर आपके जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, वो इंडिविजुअल के लिए भी हैं, कंपनी के लिए भी हैं। अलाउड एक्सपेंसेस हैं, वो उस तरह भी। इसी तरह ये रोल ओवर रिलीफ इंडिविजुअल का भी है, कंपनी का भी। क्योंकि कैपिटल गेन जो होगा, वो इंडिविजुअल भी ले सकता है, कंपनी भी ले सकती है। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कि आपने अपना कोई कैपिटल एसेट बेचा है, उस बिल्कुल, पर आपको मुनाफ़ा हुआ है, और फिर लॉस भी हो सकता है मतलब। लेकिन ज़ाहिर बात है, मुनाफ़ा होगा तो तब भी आप टैक्स पे करोगे ना, हाँ, तो इधर भी ऐसे ही होगा। तो रोल ओवर रिलीफ़ भी ऐसे, रोल ओवर रिलीफ़ मिलता ही तब है कि आपको मुनाफ़ा हुआ है और उस मुनाफ़े से आपने कोई और एसेट खरीद लिया, वो एसेट बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन है, जो भी है। लेकिन आपने कोई और, उसे कहते हैं वहाँ पर, वो अपने पैसे वहाँ पर इस्तेमाल कर दिए। तो ठीक। वो इंडिविजुअल भी कर सकता है, वो कंपनी भी कर सकती है। अच्छा, नहीं, अब ठीक है। आप जैसे कि अब हमको समझाए ना, रोल ओवर रिलीफ खाली लैंड और बिल्डिंग से नहीं होता, कंपनी का भी होता है। ठीक है, अब चलिए सही है। हाँ, क्योंकि कंपनी का भी वो एसेट है ना, एज़ रोल ओवर रिलीफ होता ही इन पर है, लैंड और बिल्डिंग या मशीनरी है। तो वो होता ही यही है कि आपने बेचा, उसमें से मुनाफ़ा हुआ। हाँ, लेकिन उस मुनाफ़े को आप इस्तेमाल नहीं कर, मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर, मतलब इसको यूज़ नहीं कर रहे पैसे को। आपने क्या किया? उन्हीं पैसों से एक और कोई बिल्डिंग, मशीन या प्लांट उससे पहले खरीद ली। हाँ, नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग कंपनी की ना, अब देखे थे सालास को। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। तो वो कंपनी भी फिर वैसे ही फिर ट्रीट होगी ना।
कंपनी भी फिर उसकी ट्रीटमेंट भी ठीक है, हम कंपनी अभी की तरह दीजिए ट्रीटमेंट। हम सब देखेंगे तो वो मैं कॉर्पोरेशन ठीक है, आज हम सारा दिन हम कॉर्पोरेशन टैक्स ही लेके पढ़े हैं, समझे? हम लाइब्रेरी में थे तो ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हम आज और अच्छा। कल 2 दिन पूरा फुल्ली कॉर्पोरेशन टैक्स को दे रहे जाते यहाँ हुँ, से कोई प्रॉब्लम ठीक है। अल्लाह का रहमत से ना निकले, समझे? हाँ, देखते हैं किस्मत क्या साथ ठीक होता है। अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। है। जी, आज से बड़े जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यू शुड अज़्यूम टुडे डेट इज़ 1st Jan 2023, ठीक है? जी, Respond to the instruction in the email from your manager. Note, the split of the mark allocation is shown in the email from your manager. Okay, 40 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स किसके लिए हैं? जो पहले 4 मार्क्स होते थे। प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल इन कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है कि जो आप इंटरप्रिटेशन स्किल यूज करोगे, मतलब जो आप अल्फाज यूज करोगे, जो जुमले इस्तेमाल करोगे, वो प्रोफेशनल होने चाहिए। जो आप इंग्लिश के वर्ड्स वोकैबुलरी यूज करोगे वो अच्छे होने चाहिए। फिर एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, आपने बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया, उनका अंदाज़ा लगाया और फिर उनको इवैल्यूएट किया है सही है। स्पेक्टिज्म के साथ। और कमर्शियल इक्विपमेंट इन योर आंसर, इसका मतलब क्या है क कि जो आप अपना आंसर दोगे उसमें आपका लिखने का तरीक़ेकार सही होना चाहिए, वोकैब्युलरी सही होनी चाहिए, एग्ज़ामिनर को समझ आना चाहिए, प्रोफेशनलिज़्म मतलब पता लगे किसी एडवाइज़र। हाँ, डेफ़िनिटली वो एक्सपर्ट वाला लेवल ना होए, ना बिगिनर वाला होए, मीडियम लेवल होना मीडियम चाहिए लेवल, मिड लेवल। ताकि ताकि चीज़ें उसको समझ आए। उसको भी पता है कि कोई इस लेवल पर एडवांस नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि मीडियम लेवल तक तो ज़रूर आप पहुँचो ताकि आप ईज़िली कवर कर जाओ चीज़ें, ठीक है। ठीक है? अब इसके पार्ट पढ़ते हैं वन बाय वन। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईमेल फ्रॉम योर मैनेजर। प्लीज़ प्रिपेयर नोट्स, आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, व्हिच वी कैन यूज़ इन अ मीटिंग विद ज़ीटी, जी, व्हिच एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज़: सेल ऑफ अ बिज़नेस, calculation to enable ZT to compare the financial implications of the two possible method of the disposal. You will need to calculate ZT taxable trading profit from 1st May 2022 onwards and the income tax thereon and the capital gain tax payable. अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम? जीटी ZT की, जीटी कंपनी जी, ठीक है? ठीक है। फिर आगे यू शुड इंक्लूड, आपने उसके अंदर क्या शामिल करना है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एनी सीजीटी रिलीफ। अब वो रिलीफ क्या है? एंटरप्रेन्योर रिलीफ है, रोल ओवर रिलीफ है, पीपीआर रिलीफ है, वो मुख्तलिफ रिलीफ है, वो देखेंगे कौन कौन से रिलीफ सिनेरियो के मुताबिक होता है। अ समरी ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश पोजीशन, ठीक है? ठीक है, और एनी नेसेसरी अजम्पशन 17 मार्क्स के लिए, 17 मार्क्स बहुत ज़्यादा, ठीक है देखते हैं। क्योंकि 3 चीज़ें हैं उसने बिल्कुल, पूछी है, ठीक है? अब ज़रा पढ़ते हैं ज़िट्टी को। You should assume that today date is 1st June 23. Your manager has received letter from Ziti. Ziti owns and runs an unincorporated business which was given to him by his father. तो इसका मतलब है कोई ना कोई इनहेरिटेंस टैक्स का भी कोई आएगा जरूर। हाँ, रावी, ठीक है? Extract from the letter and from an email from your manager are set out below. Extract from the letter from Ziti क्या कहता है? I have decided that due to my father's serious illness, I want to be able to look after him on a full-time basis. Accordingly, I am going to sell my business and use the proceeds to buy a house near to where he lives and some shares. Okay? ठीक है, बिजनेस बेचा चाहता है और उन पैसों से एक घर खरीदना चाहता है ताकि रह सके और कुछ शेयर ताकि फिर डिविडेंड और कुछ प्रॉफिट वगैरह आता रहे। सही है, My father started this business in 2008 when he purchased the building referred to the business assets below जो नीचे हम देखेंगे. He gave the business consisting of the goodwill, the building and the equipment on 1st July 2019. ठीक, And we submitted a joint claim for gift holdover relief. ठीक हो गया? हाँ, Such that no capital gain tax was payable. I have no sources of income other than this business. I have identified two possible methods of disposal. My preferred approach would be to close the business down. I would do this by selling the building and the equipment on 31st of Jan 2024, at which point I would सीज ट्रेडिंग, ठीक है?
My father would like to see the business carry on after I sell it. For this to occur, I would have to continue trading until 30th April 2024 and then sell the business to my cousin who would continue to operate it. In each case, I would prepare account for the year ending 30 April 2023 and when to the date of the succession or disposal. I attach an appendix setting out the information you requested in relation to the business. Sadly, I have been told that my father is unlikely to live for more than 3 years. तो वो फिर आईएसटी का भी कोई इशू आ जाएगा कि हाँ, पेट शेड पेट आ चार्जेबल होगी या नहीं होगी वो फिर रिलीफ भी मिल सकता है उसको प्लीज लेट मी नो वेदर हिज डेथ could result in inheritance tax liability जो हम बात कर रहे थे from me in respect of the gift of the business. My father only lifetime के apart from business to एक quoted shares थे discretely relevant property trust का CLT आ गया और उनकी मार्केट वैल्यू 1,90,000 थी गिफ्ट डेट पर और वो क्वालिफाई नहीं किए बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ के लिए अब जो उन्होंने उसको एसिड्स दिए हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी है मार्केट वैल्यू जब फादर ने दिए तब थी और जब हम 31 जनवरी 24 और अप्रैल को बात करें इतनी थी ठीक है। आगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस द टैक्स adjusted trading profit for the year ended 30th April 2022 were 55,000 from 1st May 2022. It can be assumed that the business generates trading profit of 5,000 per month. The only tax adjustment required to this figure is in respect of the capital allowances. The tax return value in pool at 30th April 2022 was nil. I purchased business equipment for 6,000 in first August 2022 and continued level of equipment in 30th April 2022. ठीक है जी। फिर है tax efficient investment. After selling the business, I plan to use some of the sale proceeds to buy some shares, which I hope will have some income tax as well as generating a small amount of income. I may consider investing in enterprise investment scheme. याद है मैंने आपको क्या कहा था ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, वो बेश हर वो साल आता है, हर एग्जाम में ही आता है जी कोई ना कोई। जी तो ये इंटरप्राइज हो गया या वो दूसरी जो कुछ ना कुछ आपकी आता शेयर इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या आपने टोटल 7 है आपका जाके। हाँ तो वो 7 की 7 आपको आनी चाहिए ये याद रखना इंशाल्लाह सही है। ठीक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हम्म, वो छोड़ता नहीं है इनको पेपर में वो हर सूरत इनको कराता है जी। तो एग्जामिनर बट का इन बहुत अवेयर ऑफ द पसंदीदा शायरी है ना। हाँ बिल्कुल क्योंकि ये एडवांस है ना इस वजह से अच्छा, और ठीक है। फिर हाउ एवर आई अंडरस्टैंड दैट venture capitalist trust have a lower level of risk. Please let me have a comparison of the income tax implication of the two forms of investment on the assumption that I will invest 30,000 in the tax year 24 purchase and I plan to keep the shares for at least 5 shares. Oh, 5 साल के लिए कपड़ा बंद कर दे, डेट ऑफ नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ठीक है। ठीक है अब ये ज़हन में रखो कि आपने क्या क्या निकालना है आपने अवेलेबिलिटी बतानी है उसको ये उसने पता है ठीक है। आपने उसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाले ये ज़रा एक जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो फ़ौरन पढ़ो फिर हम इसको सॉल्व करें जी। एक है कैलकुलेट कैलकुलेशन टू एनेबल जीटी टू कंपेयर द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। फाइनेंशियल क्या इम्प्लीकेशन होगा जीटी कंपनी का फॉर टू पॉसिबल मेथड, टू वे से डिस्पोजल ऑफ। कंपनी जब बिक्री करने से क्या
इम्प्लीकेशन आएगा, उसको हम लोग निकालने बोला। यू विल नीड टू कैलकुलेट टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट फ्रॉम 1 मई 2022 ऑनवर्ड्स एंड इनकम जी, ये एंड आपने निकालनी है सबसे पहले। जी अब 2022 से इसको लेकर निकालते हैं। ठीक है। जी, ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना है और फिर बाद में कैपिटल गेन और फिर उनके अंदर ये चीज़ें शामिल करनी है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालोगे और ये ज़हन में रखना है कि उसका बिज़नेस क्या हो रहा है, सीज़ हो रहा है। वो अपना बिज़नेस बंद कर रहा है, कब उसने बिज़नेस बंद करने का कहा है? आपका 30 अप्रैल 2024। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आखिरी साल चल रहा है बिज़नेस का, तो बिल्कुल। ये ज़हन में रखना बात। तो दिस ये इज द करेक्ट इम्पोर्टेंट ईयर चीज़ है एंड कि फाइनल। ये हाँ, जो ये बिज़नेस सीज़ करने जा रहा है। जी। 23-24 ठीक है। अब यहाँ पर उसने 2 डेटें दी थी। एक है 31 जनवरी की वैल्यू, एक है 30 की। तो हम उसके मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। और एक आ जाएगा ओके। अब ट्रेडिंग इनकम। अब यहाँ पर उसने आपको ट्रेडिंग इनकम बताई हुई कितनी है, 55,000 की है जी। उसकी। ठीक है। 55,022 की है। हाँ। लेकिन फिर क्या कह रहा है, 1 मई 2022 को आप अज्यूम करो कि बिजनेस जनरेट करेगा 5,000 का प्रॉफिट पर मंथ, ठीक है। और ओनली उसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू दिस फिगर इज रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अलाउंसेस है, ठीक है। सो पहले अगर हम बात करें 31 जनवरी 2024 के लिए, ठीक तो है। 31 जनवरी 2024 के लिए आपके पास कितने मंथ्स बनेंगे? आप कितना बोले? 2024 30 अप्रैल ना? नहीं, पहले 31 जनवरी की बात हो रही है। अच्छा 31 जनवरी ना? अप्रैल मई जून सारी बात है, वो 9 मंथ्स का पीरियड बनेगा। दिसंबर जनवरी। हाँ 9 मंथ ठीक है आपका। 9 मंथ्स का बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 45,000। 45,000 आ गया, ठीक हो गया। और ये पूरे साल के लिए बनेगा, जी। तो ये आ जाएगा 60। ये चीज़ समझ आई आपको? हाँ ठीक है। ठीक हो गया। जी। अब उसमें से वो क्या कह रहा है कि सिर्फ क्या एडजस्टमेंट करने वाली ज़रूरत है इस फिगर के अंदर, कैपिटल अलाउंसेस की, उसने खुद बता दिया है। और आपको पता है कैपिटल अलाउंसेस को हम हमेशा क्या करते हैं, लेस करते हैं, हाँ ऐसे ही है। जी। अब वो क्या कह रहा था, टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द मेन पूल 30 अप्रैल को नील थी, जी। बेस्ट हो गया। और फिर उसने परचेज किया इक्विपमेंट 6,000 का। तो इक्विपमेंट परचेज करने पर उसको एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगी? मिलेगी ना? मुझे तू बिल्कुल। तू उठाती सो 100%। जी, सो 6,000 उसका क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और वो कब उसने परचेज किए? 1 अगस्त 2022। नहीं, और ये देर हैव बीन नो डिस्पोजल ऑफ 30 अप्रैल 22, एक साल के बाद ना, तो वो पूरे साल में आएगा। जी। ठीक। ठीक है। अहमद भाई, अब वो उसको कैपिटल क्या, अलाउंस वो F6 का तरह नहीं आता ना, जो कैलकुलेशन करके निकाल के बैठाना, ऐसा नहीं आता ना यहाँ पर ही? उन्हें हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, वो कैलकुलेशन आ भी सकती है। ये वो उसकी सवाबदीद है कि वो क्या पूछता है, अच्छा। ठीक है, वो उसका उसे कहते हैं। और फिर आप, हाँ हाँ, फिर आप क्या करोगे, ऐड करोगे बैलेंसिंग चार्ज। जी। अब जो बैलेंसिंग चार्ज है वो इधर इसने
आपको बताया, वो क्या कह रहा है कि इक्विपमेंट आपके पास कितना था, 10,000 का था, हाँ। ऐसे ही है। और आपने परचेज कितने का किया था, 6,000 का। 6,000 का। तो आपके पास बैलेंसिंग चार्ज आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए था ना। 6,000 का आपने ये बिजनेस इक्विपमेंट परचेज किया था, और जो आपने इधर इक्विपमेंट परचेज की जिसकी मार्केट वैल्यू थी 10,000 की, तो जी। आपके पास बैलेंसिंग जो चार्ज आएगा वो इस 9 महीने में आ रहा है 10,000 का। इधर आ जाएगा आपके पास 54,000, और इधर आ जाएगा आपके पास 55,000, और ये आपके पास क्या निकली है, एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। अच्छा। जी, ये चीज़ समझ आई है, दोबारा बताओ। ये बैलेंसिंग चार्ज जो है क्यों लाए हैं आप? मैंने वो जो डिफरेंस दोनों का। अच्छा, ये मुझे बताओ, बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस में फ़र्क क्या होता है? बैलेंसिंग चार्ज, अब जो जो डिफरेंस होता है वो हम लिखा था, ठीक है ना, बैलेंसिंग चार्ज। नहीं, मैं ये पूछने लगा ना, बैलेंसिंग चार्ज निकलता कब है? नहीं पता ये। अच्छा, वो बता देता हूँ, ये ज़हन में रखना बैलेंसिंग चार्ज का। बैलेंसिंग चार्ज तब आपकी निकलती है जब आपका जो क्लोजिंग वैल्यू है, या मतलब जो मार्केट वैल्यू जिसको कहते हैं, वो आपकी ओपनिंग वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो तब याद रखना है। तो अब इस केस के अंदर आपके पास जो इक्विपमेंट है वो कितने की है, 10,000 है, तो हाँ। उसकी ओपनिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू जिसको कहते हैं, वो क्या है, 0 है। 0। ठीक है। जी। और इस केस में आपके पास जो इक्विपमेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 10,000 की है। हाँ। तो आपके पास जब भी आपकी मार्केट वैल्यू कह लो या जो भी उसको डिस्पोजल वैल्यू कह लो, वो आपकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा होगी, तब बैलेंसिंग चार्ज निकलता है। और बैलेंसिंग चार्ज हमेशा ऐड होता है जब भी आपने अपना टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना होता है। अच्छा। और फिर डेफिनेटली जो बैलेंसिंग अलाउंस है वो ऑपोजिट होगा इसका। अपोजिट होगा, ठीक ये याद रखना है, ये है। जी। बोलना नहीं है। जी। ठीक हो गया। बी। तो ये तो आपने ये वर्किंग की है कब तक के लिए, 9 महीनों के लिए, कि जब आप अपना बिजनेस सीज कर रहे हो 31, मतलब ये आपने एडजस्टिंग प्रॉफिट अपना निकाला है, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, अपने प्रॉफिट की असेसमेंट करनी है कि यार आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना बनता है हाँ। 23-24 के लिए। अब ईयर एंडेड आपके पास क्या है, 23। आपके पास इधर कितना आ गया था, 54,000। जी। और जो पीरियड आपके पास एंड आ गया था 31 जनवरी 2024 का। जी। 9 मंथ। और सॉरी, ये था 23 का, 9 मंथ का 55,000, ऐसे ही है। जी। और फिर उसने आपको ओवरलैप प्रॉफिट्स भी बताए हुए हैं। हाँ। वो इधर उसने बताए थे, एक सेकेंड, ये आई हैव ओवरलैप प्रॉफिट फ्रॉम वेयर आई टुक द बिजनेस, कितने के, 9,000। 9,000 के। सो लेस करोगे आप ओवरलैप प्रॉफिट्स, ठीक है। 9,000, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, ठीक ठीक। टैक्सेबल ट्रेडिंग
प्रॉफिट्स। तो अभी आप ऐड करो कितना आता है आपके पास। 1 मेरे ख्याल लाख से ये बन जाएगा 9 वन लाख आ जाएगा। 1 लाख आ जाएगा ना, ठीक है जी, ये चीज समझ आई आपको अभी जी। तक? जी हाँ ठीक है। जी सुहेल, ये समझ आया आपको? हाँ हाँ हाँ, जी ठीक है। हेलो? हाँ भैया, मैं आवाज जा रहा? हेलो? यस हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपको जी सुहेल? जी 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 जी, हाँ क्लियर सुन रहे हैं, हाँ ठीक है ये भैया। समझ आया आपको? जी जी ये जी। कैसे हमने निकाला है? यस। अच्छा, ठीक हो गया। जी ये आपने निकाल लिया अपना टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, जो उसने हमें एक चीज कही थी, मतलब वन ऑफ द एक चीज कही थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इनके ऊपर अब जो पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे और फिर जो टैक्स वगैरह है वो लगेगा कि कितना टैक्स उसे कहते हैं इस पर लगेगा। जी, इसका ऊपर तो 14 अब आगे जाएगा, देखते हैं। 37 हाँ 377। जी, अभी अब वो देखते हैं ना। अब क्या करेंगे, हमें इनकम टैक्स पेबल इसकी निकालनी है। बिल्कुल। लेस पर्सनल अलाउंस 12,570। जी 87430 87430 8430। बिल्कुल। ठीक हो गया। जी। ये आपका क्या कहते टैक्सेबल हैं आगे इनकम टैक्स टैक्सेबल पेबल इनकम आगे। अब इस पर हम टैक्स पे करेंगे तो जी जो बेसिक बैंड है 37700 37700 7540 20%। 7540 फिर हायर रेट आ जाएगा, जी वो कितने 87 49730 49730 49730। जी 40% मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 19892 19892 सो 7540 इनको ऐड करोगे 27432 272 27432। जी ये आपके इनकम टैक्स क्या आ गई? इनकम टैक्स पेबल पेबल आ गया। ठीक हो गया। जी बिल्कुल ये आ गया आपके पास इनकम टैक्स पेबल है। ये अभी इनकम टैक्स हमारे पास क्या है, पेबल है बिजनेस सजेशन के मुताबिक। बिल्कुल। ठीक है, और अब ये ज़हन में रखो ये बिजनेस को जब सीज करने के लिए तब ये आया है, और हाँ अगर वो डिस्पोज करता है, ठीक है, हाँ और अगर वो और जब डिस्पोज करेगा तो सही। उसके लिए अलहदा वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि बिल्कुल अभी तो हम ये अज्यूम, क्योंकि सिनेरियोज है ना, जी अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि यार बिजनेस को वो क्लोज बंद कर रहा है, तो हाँ बंद करने में तो ये उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि ठीक। दोनों से कहते हैं आपने ऑप्शन उसको बताने हैं ना, हाँ बिल्कुल बात सही बोले आप। कंपैरिजन करके बताना है ना। क्योंकि वो क्या कह रहा है, यार मुझे आपने ये बताना है कि मैं अगर अपना बिजनेस सीज करता हूँ तो तब मुझे कितना होगा, जी तभी कंपैरिजन होगा ना। और फिर अगर मैं अपना बिजनेस को बेचता हूँ तो तब फिर मुझे क्या बेनिफिट होगा। जी आपने दोनों के लिहाज से उसको वर्किंग करके बतानी है, बताइए। ताकि उसको पता हो कि हाँ यार वाकई मेरे लिए ये नुकसानदेह है, ये फायदेमंद है। जी अब बिजनेस के डिस्पोजल के हिसाब से देखते हैं। और वो बिजनेस कब डिस्पोज कर रहा है, 30 अप्रैल को। हाँ ठीक है ऐसे ही है। बिल्कुल। यहाँ तो कैपिटल गेन आ जाएगा फिर जब बिजनेस डिस्पोज करेगा। नहीं नहीं, अभी तो हमने इनकम टैक्स की निकालनी है ना। ओ अच्छा ठीक है सर। ठीक है,
अब आपके पास 30/4/23 आ जाएगा, जी 30/4/24 आ जाएगा। अब उसने वही कहा था, उसी तरह 5,000 उसकी इनकम है, तो 5,000 दोनों का 12-12 महीनों का पीरियड है, जी 60,000 इसका भी आ जाएगा, 60,000 वहाँ चला जाएगा। वहाँ पर भी आ जाएगा। फिर उसी तरह कैपिटल अलाउंसेस माइनस होंगे, जी और कैपिटल अलाउंसेस जो उसने बताए हुए हैं उसी तरह 6,000 60,000 ओ सॉरी 6,000 कैपिटल अलाउंसेस हैं, जी और कैपिटल अलाउंसेस उसका 23 के अंदर ही आएगा, जी और 100% है, डेफिनेटली है, क्योंकि एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। ठीक है। फिर उसका बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगा उसी तरह, हाँ 10,000 10,000। एडजस्टेड आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब आपके ने वही प्रॉफिट निकालने दोनों सालों का कि जी कितना प्रॉफिट बनता है, फिर दोनों प्रॉफिटों पर आप अपना टैक्स उसे कहते पे करोगे। जी और अगर हम 24-25 की बात करेंगे, 10 70,000 लेस करेंगे ओवरलैप प्रॉफिट जी जो 9,000 के, सो आपके पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएंगे आपके टैक्सेबल प्रॉफिट 61,000 के। जी अब इसी तरह इन पर पर्सनल अलाउंसेस दोनों के माइनस होंगे, और फिर हम इनकम टैक्स पेबल निकालेंगे। ठीक है। इधर है आपके पास 54,000, यार 61 यहाँ 61,000 लेस करेंगे पर्सनल अलाउंस 12,570 12,570, 54 और यहाँ 12,570, यहाँ आ गया 41430 41 430 और यहाँ आ गया आपका 48430 484 30
अब इन पर आप क्या लगाओगे? ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। जी। अब 3770 बेसिक रेट ले लेते हैं यहाँ। बिल्कुल। उसी तरह जो बेसिक है यहाँ आ गया 8286 और यहाँ नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा? 37700 इंटू 2 7540, सॉरी दोनों में 7540 दे दिया क्या, बेसिक तो हाँ, यहाँ आ गया हायर रेट आपका 1492 23-24 में, और यहाँ आ गया 4292। इनको ऐड करेंगे, जी। इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा। पेबल्स तो 4292 प्लस ठीक है। 7540 आपका आ गया 11823 लास्ट रहा 24-25 11832 और ये आ गया 7 प्लस 1492 9032 9032। कितना कह रहे हो आप? 9032। 9032। ओके, जी। ये आपने इनकम टैक्स निकाल दिया। अब वो दूसरा क्या कह रहा है? कैपिटल गेन टैक्स निकालना है आप। अब कैपिटल गेन टैक्स निकलेगा। जी। मामा अब आपने जो आप इसे जा दो, मैं आप इसे जा। सेल ऑफ एसेट्स किए हैं, जी ठीक है। डेफिनेटली आपने कैपिटल गेन निकालने हैं इसके। अब वो यहाँ पर है। आपने बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 3,30,000 की ली थी, हाँ ठीक है। ठीक है। और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उसकी? 60,000 की। 60,000 है। तो कितना आ जाना चाहिए? 270 आ जाना चाहिए। जी सही है। और फिर इक्विपमेंट 4 5 6 7 8 8 और 9 10 इक्विपमेंट कितना आ जाएगा? 10 18,000 माइनस 1 कुछ नजर नहीं आ रहा। 1 2 वो जरा हटाते, फॉन्ट नजर नहीं आ रहा। 1 जी, नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो फॉन्ट जो आपका वो पीडीएफ में एक ये आ गया, तो पीडीएफ में जो है देखिए। हाँ ठीक है, 10,000 8,000 कैपिटल गेन 8,000। 8,000 के। जी 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 10 और 8। ये ये तो लॉस ये हो जा किस तरह रहा आ है, रहा है? लॉस हो जा रहा है। wait हाँ, तो लॉस तो आएगा ही नहीं, इसलिए जीरो आएगा। जी wait I'm right behind you. ठीक है, जी उम्मीद है आपको। लेस करेंगे एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट, वो कितनी होती है? 12,300। 12,300। 12,300 जी। 1 5 6 7 27 आपके पास टैक्सेबल गेन आ जाएगा। 12 20 11 12 A 257,700। और इस पर आप सीजीटी पे करोगे। हाँ वो 377 पर 10%
और यहाँ बाकी के बाद 20% ना। 10% ही चार्ज होगा सारा। जी, तो ये 20% क्या क्यों चार्ज होगा? इंटरप्रेन्योर रिलीफ है? हाँ, तो 10% ही चार्ज होगा ना, क्योंकि बिल्डिंग ये उसी पर पे कर रहे हो आप। नहीं समझे। तो 25 जो 770 आ जाएगा। जी, ये चीज समझ आई। नहीं, वो 10% क्यों चार्ज किए? अभी आपने खुद तो बताया इसको, खुद आपने बताया उसका कि हमने 10% क्यों चार्ज किए। क्योंकि वो इंटरप्रेन्योर रिलीफ वो हो रहा क्या, वो अगर इंटरप्रेन्योर रिलीफ का तो कुछ टर्म एंड कंडीशन है। क्या वो चीज? मैंने आप 10% क्यों लिया, वो इंटरप्रेन्योर रिलीफ है इसलिए। हाँ, इसलिए लिया है ना, क्योंकि बिल्डिंग है, इसलिए आपने उस पर 10% सीजीटी चार्ज किए, सिंपल। नहीं इंटरप्रे जी, ये चीज समझ आई। नहीं इंटरप्रेन्योर रिलीफ का कुछ कंडीशन है, जैसे कि देखिए आप हम बोले कंपनी सोल ट्रेडर या जी सुहेल, पार्टनरशिप। आवाज आ रही है? जी। हेलो हेलो। जी सुहेल, आवाज आ रही है आपको? हाँ हमरा हाँ जी, मेरा बात सुना जा रहा भैया? हेलो अहमद भाई। हेलो। हाँ भाई, मेरा बात सुना जा रहा? हाँ, आवाज आ रही है, और बंद हो गई थी आवाज पीछे। अच्छा, सुनिए ना, हम जो बोलने मांग रहे हैं आपको। हाँ हाँ, बोलो। देखिए, अब जब 10% हम तभी चार्ज कर सकते हैं अगर वो कंपनी इंटरप्रेन्योर रिलीफ में जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और वो एंटरप्रेन्योर जा रही है, देखो या नहीं जा रही है? एंटरप्रेन्योर रिलीफ का 5 कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि पहला, कंपनी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप, ये सोल ट्रेडर बिजनेस था, ठीक है ना। सेकंड क्या है, ठीक है। आपका यदि कंपनी सीज हो जाता है, उसके बाद यदि हम एसेट हाँ बिक्री करते हैं विद इन 3 इयर्स के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं या हाँ, नहीं ये कर रहे हैं? फुलफिल कर रही है, ठीक है। थर्ड ठीक हो कंडीशन गया। है आपके पास मिनिमम 5% शेयर होना चाहिए, और इम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ कंडीशन है थर्ड। हाँ, तो वो ये फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। आप सही, आप क्लियर हुआ। ठीक हो गया, ये ठीक। सारी चीजें वो फुलफिल कर रहे हैं। जी। ठीक है। ये ठीक हो गया। हाँ ये ठीक। था, ये कैपिटल गेन का। बि- अब ये भी हमने बिजनेस उसी तरह की, इसी तरह फिर सेल ऑफ द बिजनेस पर आ जाएगा, कि अगर वो बिजनेस को बेच के जाते हैं तो फिर क्या होगा? ठीक। अच्छा, ये जो आपने सीजीटी निकाला है जी भैया। वो आ जाएगा हाँ 25 770। 0, और फिर गुडविल आपका आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप बिजनेस करोगे तो गुडविल भी आपका आना चाहिए। हाँ 40,000। अब उस 40,000 पर आपको क्या पढ़ना चाहिए? सीजीटी कितना होना चाहिए? 10% बीस ही होगा। परसेंट 10%? 10% ही कितना होना होगा। चाहिए? 10%। एक्सेलेंट। 10%, 4,000 आ जाएगा। जी। ऐड करोगे तो 29,770 बनेगा। ठीक है। सेल ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर बिजनेस एसेट डेवलपमेंट रिलीफ इसको अवेलेबल होगा या नहीं होगा सीजीटी के हाँ परस्पेक्टिव से? बीपीआर होगा जी। बीडीआर अवेलेबल होगा। हाँ। अब वो बीडीआर अवेलेबल होगा, तो उसकी फिर कंडीशन भी फिर बताओ, कि जारी सी बात आप, उसकी कंडीशन क्या होती है? इज अवेलेबल जी। वेयर बिजनेस हैज बीन owned for at least 2 इयर्स। 2 years। 2 इयर्स चाहिए। ठीक है, और फिर उसने सोल्ड कर दिया उसको, हाँ। या सीज
ठीक है, करे बिजनेस को। ठीक है। और जो अभी आप बता रहे थे, या एसिड को सेल करे विथिन 3 इयर्स विद आफ्टर इन, बिल्कुल 3 years आफ्टर सीज द बिजनेस। सिजेशन। ठीक हो गया? तो यहाँ पर ये कंडीशनें मीट करता है, तो हाँ, ठीक है। डेफिनेटली कंडीशन मीट करने पर ही इसको ये रिलीफ अवेलेबल होगा जो आप बताओगे इसको। ठीक है। ठीक है? जी। अब ये हुआ है, अभी तक तो ये हुआ है। फिर उसके बाद जो इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है, आपने रिलीफ बता दिया जो सीजीटी में अवेलेबल होता है, वो आपने बता दिया ये रिलीफ इसको अवेलेबल होगा। अब वो बता रहा है समरी ऑफ द पोस्ट टैक्स कैश पोजीशन आपने बतानी है। जी। पोस्ट टैक्स कैश पोजीशन का मतलब है टैक्स पे करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा। अच्छा, पोस्ट जी। ठीक है? जी। सारी चीजें इनकम में से बेच बूझ के टैक्स पे पू करके जो पैसा बचेगा वो आपने उसको बताना है कि कितना उसके पास पैसा बचता है अल्टीमेटली। जी। जी सुहेल, ये चीज समझ आई? हाँ, ठीक है। जी। अब इसकी जरा देखते हैं। जी। सेल ऑन चौबीस, ठीक है। आपके पास ट्रेडिंग इनकम है डेफिनेटली यहाँ 21 महीनों के लिए जी। ऑलमोस्ट 1,05,000 बन जाएगा। हाँ। और यहाँ 2 साल के लिए 120। जी, ये नजर आ रहा है आपको? हाँ, नजर आ रहा है। ठीक है। और फिर आपने इक्विपमेंट परचेज किए, फिर आपके पास सेल प्रोसीड्स हैं, जी। गुडविल आपके पास इधर कोई नहीं है, यहाँ 40,000 है, बिल्डिंग है आपके पास जी। 10,000 की, हाँ। वो ये। और फिर इक्विपमेंट है आपके पास, जी ठीक है। सॉरी, ये 10,000 इक्विपमेंट का, ये तो 3,30,000 है। जी। और फिर आपने जो इनकम टैक्स पे किया है
आपने इनकम टैक्स कितना पे किया इधर? हम लोग पे किए थे 27,432। जी स्टॉप देखो स्टॉप ठीक है। जी और है ना जो आपने 24 के अंदर पे किया है चुपचाप वो आपने पे किया है वाओ उसमें की ये जी ठीक है 9,032 और 11,832। 32 इन दोनों को ऐड करो कितना आता है आपका? 9,032 11,000 कितना था वो 832। 19864 19,864। फिर आपने सीजीटी पे किया जी और और वो सीजीटी आपके पास ये है 29,770 है और वो उधर है 25,770। जी जी अब ये इधर करो और इधर देखो कितना आता है। जी 33 प्लस 10,000 माइनस की कोट 27432 माइनस 25770 इसके आगे आपका 286 पहला वाला ये था पक्की बात है जी ये इतना आ रहा 286,798 हाँ है 1,05,000 माइनस 6,000 जमा 3,30,000 तो प्लस 10,000 माइनस 23,432 माइनस नहीं 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 हम 35,770। नहीं हमको तो पूरा स्क्रीन उस टाइम नजर नहीं आ रहा था ना आप कितना आ रहा आपको अच्छा सिस्टम से देखिए तो ये तकरीबन बनना चाहिए कोई 3,70,80 के दरमियान तो जो भी चलो आएगा वो आपका ये पोस्ट टैक्स कैश होगा। ये चीज ठीक समझ आ गई आपको? हाँ ठीक है चलिए ठीक है। काफी बड़ा मैथ था ये हाँ ये सही ये बड़ा क्वेश्चन है ना। ठीक है जी ये उसने आपसे पूछा हुआ था और ये आपने उसको बताया और फिर उसके बाद उसने क्या कहा है एनी नेसेसरी assumption। एनी नेसेसरी assumption डेफिनेटली फिर आप दोनों से कंपेयर करके बताओगे कि कहाँ पर उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ठीक हो गया? जी मतलब ये 31 जनवरी 24 वाला उसके लिए बेहतर रहेगा बेचे या 30 अप्रैल 24 वाला बेहतर रहेगा? जारी बात है जिसमें कम लगेगा वही उसके लिए ज्यादा फायदेमंद फायदा होगा। होगा ठीक ठीक है आगे पॉइंट 2 क्या कहता है? Explanation of whether or not VAT would need to be charged or either or both of the alternative options। अच्छा अब दोनों ऑप्शंस में से ज़बानी बताओ वैट चार्ज होगा या नहीं होगा? नहीं ये भैट तो नहीं नॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट मतलब भैट चार्ज क्यों होगा है। वैट क्यों नहीं चार्ज होगा? अब जब भैट तो आप तब चार्ज करिएगा ना जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करिएगा ठीक है ना हम तो ये कंपनी सेल कर दे रहे हैं एक बार में नहीं उन्होंने इक्विपमेंट नहीं बेचेंगे उस पर वैट चार्ज नहीं होगा लेकिन जो मशीन बेचेंगे। मशीन के ऊपर हम लोग सीजीटी दे रहे ना भैट भी देना नहीं नहीं पड़ेगा नहीं 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 ये ज़हन में रखना जी जब भी आप कोई मशीन या इक्विपमेंट बेच रहे हो ना तो इसका मतलब आप फारिग कर रहे हो। जब आप कोई भी सामान अपना बेचोगे जी किसी भी सप्लायर को हाँ ठीक है ओ सॉरी कस्टमर को तो
तो उस पर वैट तो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा अगर वो वैट रजिस्टर हुआ। 20% वैट तो पे करना ही करना है आपने। तब 20% वैट भी दो, फिर कैपिटल गेन टैक्स भी दो, तो सारा तो गवर्नमेंट को ही दे दे रहे, तो बचेगा क्या? 30% तो वही नहीं हाँ, तो होगा। ये हाँ, तो ये ऐसे ही होता है। आपने ज़रूर करना, ये तो आपने लाज़मी करना होता है। सीजीटी तो बाद में आप पे करोगे ना, जब आप देखोगे कि आपको मुनाफ़ा हो रहा है। हाँ। वैट तो सबसे पहले आपने पे करना होगा, क्योंकि जब भी आप अपना कोई मशीन, इक्विपमेंट बेचोगे तो उस पर आपको वैट पे करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर जो ले खरीदने वाला होगा, जी। वैट पे करेगा। और प्लस इधर उसने शायद बताया भी हुआ है कि वो वैट रजिस्टर भी है, हमने पढ़ा था। अच्छा, ये जो आपके पेमेंट है Yeah, जब the business is, yeah, the business is registered for VAT. So definitely उसको इस पर वैट पे करना पड़ेगा। हाँ, ये जो बिल्डिंग बेचेगा उस पर वैट नहीं होगा डेफिनेटली, ये तो लाजमी सी बात है। ठीक है, उस पर वैट नहीं होगा। क्यों? वो जो और प्रॉपर्टी अगर प्लान, वो बिल्डिंग तो आपका पीपी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का पार्ट ही है ना? नहीं 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 नहीं, फर्क है, ये चीज ये ज़हन में रखना है। फर्क है, आपने हर चीज को मिक्स नहीं करना। वैट आपकी मशीन या इक्विपमेंट या वो प्रोडक्ट पर लगता है या सर्विसेज पर। जो लैंड बिल्डिंग है उस पर बेचने पर आपका कभी भी वैट चार्ज नहीं होगा, उस हाँ, पर सीजीटी चार्ज होता है। ठीक है। ठीक है। और जब अगर आप 30 अप्रैल 2024 को अगर बेचते हो अपना बिजनेस, तो उन पर आपका वैट चार्ज होगा। ठीक। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आवाज़ आ रही है आपको सेल? हाँ, अभी आ रही है, ठीक है, बोलिए, आ रही है। आ रही मैं है। कह रहा हूँ जो 30 अप्रैल 2024 है, ठीक। उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो वैट आपको पे करना पड़ेगा इक्विपमेंट पर, और गुडविल पर भी वैट पे करना पड़ेगा अगर वो आपका गोइंग कंसर्न बिजनेस ट्रांसफर होता है। अगर गोइंग कंसर्न की जो कंडीशंस है वो मीट नहीं करेगा, जी। तो वैट ट्रांसफर नहीं होगा, वैट नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है। जी, ये पॉइंट समझ आया या दोबारा बता दो दोनों नहीं, नहीं, के? ठीक है, हम इसे देखेंगे, हम रात को देखेंगे, फिर हम आपसे यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप। ठीक है। हाँ। हाँ, क्योंकि ये सिंपल वैट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल। ठीक। अब इनहेरिटेंस टैक्स देखते हैं 9 मार्क्स के लिए। Calculation of the amount of inheritance tax which would be payable by Ziti for all the possible dates of his father date that between 2 June 23 and 30 June 26. You should include an अहमद भाई, explanation of the availability. जी जी। हम 2 मिनट पेशाब करके आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए। अच्छा। ओके।
जी अहमद भाई। जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, inheritance tax. ठीक। Calculation of the amount of inheritance tax which would be payable by Ziti for all the possible dates of his father's death between 2 जून 23 से 30 जून 26 तक. ठीक है। You should include an explanation of the availability of any inheritance tax reliefs बतानी है, और when calculating these potential inheritance tax liabilities, you should assume that Ziti will sell the business on 30th April 24. ठीक। The best way for you to approach this is to identify the particular dates on which the inheritance tax liability will change. ठीक। अब इनहेरिटेंस टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? ठीक है। और हेलो। ये ज़हन में रखना है आपने, जी। क्योंकि वो क्या कह रहा है, आपके पास 2 जून 23 से लेके 30 जून 26 के दरमियान उसके जी। फादर की डेथ हो गई है, हाँ। ठीक है? तो अब 4 डेटों के मुख्तलिफ लेते हुए आप उसकी वर्किंग करोगे। ठीक है। ठीक है? जी। सो पहला जो डेट आ जाएगा आपको पता है, वो जाएगा 30th अप्रैल तक। जी। 30th अप्रैल तक बनेगी, ठीक हो गया? अब इसका इसकी कोई ये लिखते जाएंगे साथ साथ ताकि हर डेट का नो IST विल बी देर। बिजनेस प्रॉपर्टी रिलीफ आपको तब अवेलेबल होता है एज BPR will be available after 2 years, मतलब उस गिफ्ट देने के। ठीक तो है। उसके फादर को मेरे उसने अपने फादर से बिजनेस लिया ही अभी है, उसको 2 साल हुए ही नहीं है, तो इस डेट के दरमियान तो उसको IST कोई नहीं होगा, ना कोई रिलीफ मिलेगा, ठीक है? ठीक है। जी, ये चीज़ समझ आई है? दोबारा बता दो। जैसे कि वो आपको या वो ये DTR रिलीफ ना कर, जैसे क्विक सक्सेशन रिलीफ जो मर जाने से फिर जो मिलता है 20% 40% उसका बात करें क्या यहाँ पर ही? हाँ, जी, जी, बिल्कुल। जी हाँ, ठीक है। और फिर IST भी नहीं होगा ना चार्ज, हाँ। क्योंकि उसी की बेसिस पे हम बता रहे हैं ना कि कोई वो क्या कह रहा है कि कोई इनहेरिटेंस टैक्स रिलीफ अवेलेबल है, तो वो भी बताओ। जी। फिर है दूसरी डेट, वो है 1 मई 24 से लेके 30 जून 24। ठीक है। अब इस टाइम के अंदर अंदर जो इसने चीज़ें बेची, खरीदी, सारी चीज़ें की, जी। वो आप देखते हैं। अब वो ये है आपके पास जो वैल्यू ट्रांसफर्ड हो रही है आपके पास, जी। वो है आपके पास 40,000 की गुडविल, सही है। 3 लाख
का बिल्डिंग और 9,000 का 3 40 49 349 सो 349 आ जाएगा। ठीक है, लेस करेंगे एनुअल एग्जाम्शन अमाउंट, ऐसे ही है। सही है। जो हमारे पास 19-20 की आ जाएगी 3,000 3,000 और 18-19 की आ जाएगी ब्रॉड फॉरवर्ड। सो वी विल गेट हियर 343, ठीक ऐसे ही है। हाँ सही है। और फिर आ जाएगा नील रेड बैंड आ जाएगा 325 जो 325 का है। जी फिर आपने बताना होता है कि कोई आपने 7 इयर्स में कोई चार्जेबल ट्रांसफर 7 इयर्स गिफ्ट। नो ठीक है, जी सो वो आपने कोई किया है मेरा? ना शायद नहीं है। ये शेयर्स की मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एट द डेट ऑफ द गिफ्ट 1,90,000 का। अच्छा माइनस जो आपने किया था चार्जेबल ट्रांसफर, उसमें से आपने एनुअल एग्जाम्शन माइनस करनी है, जो आपने माइनस नहीं की। 30 15-16 की और फिर डेफिनेटली 14-15। 14 184 इधर से माइनस होगा, ये आ गया 141 वो यहाँ से minus 141 सो 141,000 प्लस आपका 325 से बात किया तो आ जाएगा 184 184 ये आपके पास क्या है NRP अवेलेबल, जी ये है 343। हाँ अब दोबारा माइनस करो कितना आता है? 184 343 ना वो 1 मिनट 343 जी 141 202 सॉरी नो क्वेश्चन है। तो आ जाएगा 202,000, ये आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है अब इस पर IST पे करेंगे यस 3% 40%। 80800 और फिर इस पर टेपर रिलीफ भी मिल सकता है, ऐसे ही है। हाँ टेपर रिलीफ कितना 40% हो सकता है वो कोई जी 4 से 5 साल के लिए, जी और वो कितना होता है 40%। 40% 32320 minus 80800 48480 IST पेमेंट ठीक है जी ये चीज़ समझ आई। हाँ ये तो ठीक है ये बाजार ठीक है, जी ये आपका उस
डेट के अंदर आएगा। हाँ अभी हमारे पास 2 डेटें हुई हैं, ये ज़हन में रखनी है बात। सो नेक्स्ट हमारे पास जो डेट आ जाएगी, कितने गया, ये अच्छा, जो लास्ट हमने डेट पकड़ी थी वो पकड़ी थी हमने 1 मई 24 से 30 जून, तो अभी आगे पूरे 12 महीनों के लिए होगा। हाँ 1 जुलाई 24 टू 25। डेफिनेटली अब यहाँ पर क्या फ़र्क होगा, अब यहाँ पर फ़र्क ही होगा, बाकी कैलकुलेशन सेम होगी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा टेपर रिलीफ का, क्योंकि वहाँ पर आप बात कर रहे हो कि 4 से 5 साल का होगा, इधर बाकी सारा कुछ वही होगा। जी इधर आपके पास IST आप कर दो, वो है 80, ये आ जाएगा लेस टेपर रिलीफ रिलीफ आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगा 5 से 6 साल का 60%। एग्जैक्टली, ठीक है, जितना भी बनेगा वो इधर उसमें से माइनस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इसी 8079। तरह जी, इसी तरह अगला जो बनेगा जुलाई 25 जी टू 30 जून 26, सेम वही होगा। हाँ IST 80 800 लेस 80%। टापर रिलीफ 6 to 7 years 80%। ठीक। जी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको हाँ सिर? हाँ ठीक ठीक है, ही है। ठीक है। ठीक है। ये वो आपसे पूछने की खुश। कोशिश इस IST के जो कॉन्सेप्ट है उसमें कर रहा था, ठीक है। ठीक है। हाँ आगे देखते हैं पार्ट सी। जी पार्ट सी में क्या कह रहा है 4 मार्क्स के लिए, अ कंपैरिजन ऑफ द इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर जीटी ऑफ इन्वेस्टिंग 30,000 इन आइदर, आगे ना इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम, शेयर्स और VCT, जी जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटल जो ट्रस्ट आ जाते हैं शेयर्स हाँ 24-25 में एज रिक्वेस्टेड, यू शुड अज्यूम कि उसकी आज की डेट 30 अप्रैल 24 की है, और उसके पास जो शेयर्स की बातें वो ये है, आफ्टर सेलिंग द बिजनेस आई प्लान टू यूज सम ऑफ द सेल प्रोसीड्स टू बाय सम शेयर्स which I hope will save me some income tax as well as generating a small amount of income. I may consider investing in enterprise investment scheme shares, but I am aware of the high level of the risk involved. However, I understand that the venture capital trust have a low level of risk. Please let me have a comparison of the income tax implications of these two forms of investment on the assumption that I will invest £30,000 in the tax year 24-25. I plan to keep the shares for at least 5 years. ठीक है। ठीक। अब ये आपने स्कीम्स पढ़ी हुई हैं? हाँ VCT पढ़े हैं, हम खुद से ही पढ़े थे, 2-3 दिन पहले पढ़ रही है ये स्टार्टिंग में। VCT और EIS EIS की बात इंटरप्राइज हो रही है। इन्वेस्टमेंट स्कीम, और इसका साथ और एक जी, है सीड्स इंटरप्राइज जी, इन्वेस्टमेंट स्कीम, हम तीनों पढ़े हैं मेरे भैया। हाँ। ये हम कर सकेंगे, अब ये हम लोग कल घर में खुद से ही ट्राई करेंगे, समझे? कल डे ऑफ ठीक है है, ना, इस, ये हम ट्राई इसको करेंगे फिर ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। इंशाल्लाह जी। अब आगे HMRC का, ठीक। द इशू अराइजिंग एंड द एक्शन वी शुड टेक एज अ रिजल्ट ऑफ द जीटी प्लान फॉर द HMRC पेमेंट। आपने HMRC की पेमेंट का एरर बताना है। अब वो क्या है, आई हैव रिसेंटली रिसीव 5,000 इनटू माय बैंक अकाउंट फ्रॉम HMRC। आई डू नॉट नो व्हाट इट रिलेट्स टू, बट इट इज़ देयर एरर, सो आई एम गोइंग टू कीप द मनी, ठीक है। अब HMRC का क्या हुआ, एरर आ गया आपके पास, तो जब भी अगर इस तरह के HMRC का आ जाए तो डेफिनेटली आप उसको नोटिफाई करोगे एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जी और अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे या डिस्क्लोज नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर केस होगा, और हाँ आपको डिस्क्लोज करने पर पेनल्टीज वगैरह भी चार्ज हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आपके अगेंस्ट हो सकती है। हाँ, ठीक। जी, हम ये पॉइंट समझ आया। हाँ समझ में आया, इसे हम फिर लुकअप ये करते हैं। ये जेनेरिक है,
ये जनरल है, ये कोई वो क्या कहते हैं ना किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ठीक है, जी ये आपका क्वेश्चन था, इसको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करना है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह एक और बड़ा इसी तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। ओके।